हर राजाओं के पास था। ठीक है, तो वो तो इनको लूट में मिल ही रहा था। अनाथ शनाथ तरीके से वो संधि कर रहे थे। उस संधियों के तो आप देखिए कि जब प्लासी का युद्ध होता है, तो प्लासी के युद्ध के बाद जो है कि वहां जब नवाब मीर जाफर को बनाया जाता है, तो मीर जाफर से युद्ध नहीं हुआ था, वो तो एक झड़प था, षड्यंत्र था, झड़प भी नहीं कह सकते, षड्यंत्र था। तो वहां पर जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि युद्ध के हर्जाना के रूप में हमको आप 52 लाख रुपया दीजिए। और जो उस समय क्लाइव था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से गवर्नर था, वो कहता है कि पूरा तो मैं ही गेम रचा, तो मेरे को क्या दोगे? तो उसने कहा कि कम से कम आधा 26 लाख रुपए हमको दो व्यक्तिगत गिफ्ट के तौर। अब जरा सोचिए कि ये घटना है 1857। समझ में आ रही बात है? यानी उस समय के आसपास का, सॉरी 1857, ठीक है ना, 1857 के समय के आसपास की घटना है। ठीक है ना? अब जरा सोचिए कि उस समय ये पैसा कितना बड़ा होगा, 52 लाख 26 लाख, बहुत ज्यादा था। अगर हम आज से उस पैसे को इवेल्युएट करें तो 52 अरब के बराबर होता, था कि नहीं था? तो ये भारी मात्रा में, यहाँ से राजाओं से एक बार बोलने पर इतना पैसा मिल जा रहा है। ऐसे तमाम भारत में राजा रजवाड़ी पड़े थे, उनसे पैसा नाप नाप तरीके से मिल रहा था। इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड था भारी मात्रा में भारत में, तो यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर जो है कि जो ग्रेन्स थे, खाद्यान्न थे, वो तो जा ही रहे थे, कॉटन्स थे वो जा रहे थे, बहुत सारे कृषि जो प्रोडक्ट होते थे वो जा रहे थे, आम जनता से टैक्स कलेक्ट हो रहा था वो जा रहा था। यानी ब्रिटेन छोटा सा मुल्क, आज भी उस समय उसकी आबादी मात्र 2 करोड़ थी, हम लोगों की आबादी 30 करोड़ थी। इतने छोटे मुल्क में इतनी भारी मात्रा में पैसा यहाँ से जा रहा था कि वो सोच रहे थे कि हमको तो कुबेर का खजाना हाथ लग गया। तो किसी भी कारण से वो भारत को अपने हाथ से निकलना नहीं देना चाहते थे। समझ में आएगी बात? तो यहां आप देखेंगे कि यहां जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये सारे कानून बनाए गए, आप देखेंगे कि इनके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ही कंट्रोल किया जाए। ठीक है ना? उसी पर नियंत्रण किया जा रहा है कि ये इस प्रकार से शासन करें कि भारत में विद्रोह ना हो, क्योंकि अगर भारत में विद्रोह होगा तो ऐसी स्थिति में भारत तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे शासन कर रहे। ठीक है? तो यहाँ जितने भी ये एक्ट लाए गए हैं, आप देखेंगे कि इनके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल ही बढ़ता जाए। समझ में आएगी बात? तो इन्हीं को हमको देखना है। ये नोट हो गया है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग। सेवनटीन 73 का रेगुलेटिंग। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या है कैसे है। ठीक है? अच्छा, इससे पहले इतिहास वगैरह या पॉलिटी वगैरह कभी आपने पढ़ा था? बिल्कुल शुरू हो रहा है। चलिए, तो मतलब इस बीच मतलब कॉलेज के बाद आपने कुछ किया है? पीजीडीसी आपने किया है? कॉलेज के बाद, कॉलेज कब हुआ था आपका? 2019 में हुआ था। ठीक है ना? उसके बाद आप पीजीडीसी की हैं और तैयारी अब शुरू की? अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? इसको समझना है। एक्चुअल में देखिए इस समय मैंने बताया उसी थीम पे चलना है, क्योंकि यहाँ लूट वूट तो हो ही रहा था, विद्रोह हो ही रहे थे। ठीक है? अब किसी भी प्रकार से भारत का सत्ता हमारे हाथ से ना निकले, ये ब्रिटिश सरकार चाह रही थी। ठीक है? अब इसी के लिए सारी चीजें वो कर रही थी। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है? नियंत्रित करना। यानी ये नियंत्रण करने के लिए एक्ट लाया गया। किसको नियंत्रित करने के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना? तो नियंत्रण करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई ब्रिटिश क्राउन को? जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ ये लोग ऐसा कर रहे होंगे जो ब्रिटिश क्राउन के या ब्रिटिश पार्लियामेंट के नियमों के अगेंस्ट होगा। ठीक है?
क्योंकि अगर मान लीजिए आपके ऊपर अगर पेरेंट्स नियंत्रण कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप वो सारे काम कर रहे होंगे जो पेरेंट्स के मानक से अलग, तभी तो नियंत्रण। एक बच्चा है, बच्चे को क्यों कंट्रोल किया जाता है? क्योंकि सबको मालूम है कि अगर बच्चा को अभी कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे ये और खराब। तो माता पिता उस पर निगाह रखते हैं, क्या बोल रहा है, क्या खेल रहा है, क्या लिख रहा है, उसके सारे बिहेवियर पर वॉच करते हैं। कोई भी गलत व्यवहार करता है तो उसको डांटते हैं। होता है कि नहीं बच्चों को? वैसे ही इस पर होता है इस एक्ट के माध्यम से। अब इस एक्ट को लाया कैसे गया? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था उसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। क्या नाम था? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ने जो है एक कमेटी गठित की, ठीक है ना, जिसका नाम कुछ नहीं दिया गया, उसका नाम ही था सीक्रेट कमेटी, गुप्त कमेटी। ठीक है, उसका आज तक डिस्क्लोज ही नहीं हुआ, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में भी डिस्क्लोज नहीं है, वो सीक्रेट कमेटी के नाम से ही जाना जाता। तो सीक्रेट कमेटी गठित किया। सीक्रेट कमेटी इसलिए गठित किया कि वो जाए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे बिहेवियर्स को चेक करे और उसकी रिपोर्ट मेरे को दे। तो उसी की रिपोर्ट के आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस था उसको देखना। तो पहली बात समझिए कि ये जो एक्ट बना उस समय ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित सीक्रेट कमेटी यानी गुप्त कमेटी की रिपोर्ट पे यह अधिनियम लाया गया। ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त कमेटी की रिपोर्ट के आधार यह एक्ट लाया गया। ठीक है, तो जो कमेटी गठित किया था, ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन उस समय पीएम था? लॉर्ड नॉर्थ। कमेटी का नाम गुप्त कमेटी है, सीक्रेट, डिस्क्लोज नहीं हुआ था। ठीक है, अब इसमें जो लाया गया एक्ट में प्रावधान क्या था, प्रोविजंस क्या थे? ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण है। देखिए पहली चीज ये था, इसमें प्रोविजंस ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, पहले समझ लीजिए फिर मैं इसको लिखवाऊंगा एक बार, ठीक है ना। इसमें प्रावधान क्या था? पहली चीज तो ये था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी घूस या पर्सनल गिफ्ट नहीं लेंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा ना कि क्लाइव जो है पर्सनल गिफ्ट के तौर पे 26 लाख रुपए लिया था, तो घूस और जो पर्सनल गिफ्ट या व्यक्तिगत उपहार था उसको रोक लगा दिया। दूसरा काम ये क्या करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी तो थे ही, ये निजी व्यापार भी करते थे। तो ये कहा गया कि नहीं, अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं तो आप निजी व्यापार नहीं करें। आज भी देखिए, आज भी यही रूल हमारे यहाँ भारत में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय निजी व्यापार नहीं कर सकता है, प्रतिबंध है बिल्कुल। ठीक है ना, आप गवर्नमेंट है तो सिर्फ गवर्नमेंट का काम करेंगे, निजी व्यापार नहीं कर सकते। ये पहली बार यहाँ दिखाई देता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर रोक लगा दिया है। ठीक है ना। तीसरा काम क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, क्योंकि उस समय इनके पास 3 बड़े प्रांत हो गए थे, 3 बड़े प्रांत, जैसे आज राज्य है ना वैसे प्रोविंस बांटते थे जिसको प्रांत कहते हैं। तो एक तो बंगाल प्रांत था जिसकी राजधानी कोलकाता थी, और कोलकाता उस समय सबसे बड़ा था, सबसे ज्यादा वो मतलब ग्रोथ के दृष्टिकोण से सबसे तेजी से ग्रोथ हो रहा था, इसलिए कोलकाता को ये सेंटर बनाए थे। दूसरा चेन्नई था, मद्रास, और तीसरा जो था मुंबई था। ये 3 इनके पास बड़े प्रांत थे। तो दूसरा काम ये कहा गया कि अब जो है जो बंगाल का गवर्नर है, अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक वैसे ही जैसे किसी राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बना दें, तो बंगाल के गवर्नर को अभी क्या बना दिए? बंगाल का गवर्नर जनरल। जब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया तो शेष जो चेन्नई और मुंबई के गवर्नर थे अब उनको उसके अधीन कर दिया गया। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मोदी जी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो सारे मुख्यमंत्री उनके नीचे आ गए कि नहीं है? ठीक है, तो वही चीज था
कि जब ये बंगाल का गवर्नर जो था, और पहला जो गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग्स बना था। तो वारेन हेस्टिंग्स पहले क्या था, गवर्नर था। अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि अब कलकत्ता और जो मद्रास और मुंबई के गवर्नर हैं वो तो इसके अधीन आ ही जाएंगे। क्लियर हो गया, तो इसके अधीन आ गए। और दूसरा काम ये कहा गया कि एक जनता का विश्वास जीतने के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार तो कर ही रहे थे, तो भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग अगर असंतुष्ट हैं तो कहाँ जाएं शिकायत करने। तो जैसे आज भी मान लीजिए कि आज भी हम लोगों के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो हम लोग कोर्ट में चले जाते हैं ना, क्योंकि वो फैसला कौन करता है, कोर्ट करता है। तो पहली बार इसमें ये प्रावधान किया गया कि अगर भारतीय लोगों के साथ कोई अन्याय हो रहा है, कोई शोषण हो रहा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट जो निर्णय देगी उसके आधार पर सरकार काम करेगी। तो इसी में पहली बार जो है कि ये कहा गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित होगा, सर्वोच्च न्यायालय स्थापित, ठीक है ना। और इसी के आधार पर 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती। उस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस थे सर एलिजाह इम्पे, और 3 अदर जज थे। जैसे आज भी एक मुख्य न्यायाधीश और 34 या 35 अदर न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसे यहाँ एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे को बनाया गया, और 3 अदर न्यायाधीश थे जिनका नाम था चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। ठीक है, तो इतने सारे प्रावधान इसमें थे। क्लियर हो गया, चलिए देखते हैं क्या। तो देखिए नंबर 1 ये है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्लियर हो गया। अब पहला गवर्नर जनरल जो बना वो वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है ना। पहला कौन बना, वारेन। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग्स। पहला कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स बना, ठीक है ना। दूसरा का क्या होता है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे जो कर्मचारी थे उनको निजी ट्रेड और गिफ्ट लेने पर, उपहार लेने पर रोक लगा दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार तथा उपहार लेने पर रोक लगा दिया गया, ठीक है ना। अब वो कोई निजी व्यापार नहीं कर सकते, न ही कोई गिफ्ट ले सकते। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तीसरा काम क्या होता है, तीसरा काम ये हुआ कि जो कलकत्ता यानी जो बंगाल, सॉरी जो मुंबई और चेन्नई के गवर्नर थे, अब उसको किसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया, क्योंकि वहां के गवर्नर थे, अब ये क्या बन गया, गवर्नर जनरल बन गया। तो बंबई तथा मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है ना, बंबई तथा मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। क्लियर हो रहा है। नोट हो गया।
अब इसी में एक चौथा प्रावधान क्या था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, चौथा पॉइंट तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसी में कहा गया कि कलकत्ता में क्या बनेगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, तो इसी एक्ट के आधार पर 73 का एक्ट था, लेकिन 74 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती कलकत्ता। तो इसी एक्ट के आधार पर कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है। ठीक है ना, किसकी स्थापना हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। क्लियर हो रहा है। अब देखिए, इस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जस्टिस थे। ठीक है ना, तो इसमें सीजेआई चीफ जस्टिस कौन था, यानी उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कहलाता था सर एलियाह इम्पे। ठीक है, और ये तो एक था, और अदर जज कौन थे, ओजे, यानी अदर जज समझ जाएंगे ना, अदर जज, चीफ जज, हाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय था ये अदर जस्टिस। तो इसमें 3 थे। पहला जो था चेम्बर्स, दूसरा लिमेस्टर, लिमेस्टर, और तीसरा जो था हाइट। तो ये जो है 3 अदर जज थे। क्लियर हो रहा है, और ये सीआई। ठीक है ना, तो इस प्रकार से पहली बार भारत में न्यायपालिका की स्थापना होती। नोट कर लीजिए इन सभी को। ठीक है, अब देखिए इसमें सीधे सीधे जो सबसे पेट क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा जो फेमस क्वेश्चन है वो ये कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना। तो सीधे सीधे एक उत्तर आपको मिलेगा वारेन हेस्टिंग्स। यानी इस पूरे एक्ट से जो अभी तक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बना है वो ये बना है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है ये सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है ना, तो एटलीस्ट इतना चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक ना, ठीक, तो क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब इसके बाद से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सत्रह सौ चौरासी का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपको समझ। ठीक है, इसमें पहली चीज तो ये था कि मैंने कहा ना कि पूरा का पूरा आप देखें ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करना उद्देश्य था। इसमें यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड है वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर ही रहा था। ठीक है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे मान लो ऐसे था, ये एक स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर हो रहा है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके व्यापार करने के लिए एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसमें कुल 24 सदस्य होते थे। ठीक है ना, इसके नीचे जो होता था वो गवर्नर। अब यही गवर्नर, गवर्नर बंगाल का गवर्नर, भारत का गवर्नर, वायसराय, यही बनते रहते हैं। और इसके नीचे अधिकारी और कर्मचारी थे।
ठीक है ना, ये सब थी। अब ये सब मिलके भारत के साथ व्यापार और शासन जो भी कही कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या था कि ये जो था ये भारत में नहीं रहता था, ये ब्रिटेन में रह के ही काम करते थे। बाकी यहां से यहां तक जो है गवर्नर और अधिकारी ये सब भारत में रह के काम करते थे, ठीक है ना, ये सब भारत में रह के काम करते थे। तो अब गवर्नर रिपोर्ट करता था किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक को करते थे, क्योंकि इसमें कुल 213 पार्टनर थे। 213 पार्टनर्स से मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, ठीक है ना। ये भी ब्रिटेन में ही रहते थे, इनको तो कोई लेना देना था। तो इसके ऊपर तो ये गवर्नर रिपोर्ट करता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट करता था इनको। इस तरह का स्ट्रक्चर था। अब इसमें क्या हो गया कि कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो है ही है। अब ब्रिटिश क्राउन जो था, क्राउन राजा जो था, एक और वो संगठन बनाया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनको दे ही रहा है रिपोर्ट, अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी रिपोर्ट देगा। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट देगा। तो अब देखिए इस पर दोहरा नियंत्रण शुरू हो रहा है, कंपनी पर पहली बार दोहरे नियंत्रण की शुरुआत होती है, ठीक है ना। तो देखिए ब्रिटिश क्राउन द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ठीक है ना, इसमें 6 सदस्य होते थे और इनकी नियुक्ति जो है क्राउन करता था। कौन करता था, क्राउन। तो ब्रिटेन का जो राजा होता था ना उसको क्राउन बोलते हैं, क्राउन का मतलब ताज, मुकुट होता है, ठीक है ना, उस देश का ताज तो एक क्राउन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब देखिए अब जो गवर्नर है ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो रिपोर्ट देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको रिपोर्ट करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल सीधे क्राउन के हाथ में, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्राउन को रिपोर्ट करेगा। अब यहां से आप देख रहे हैं ना कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी गतिविधियां सीधे कहां पहुंच रही हैं, क्राउन के पास। और एक जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, हो रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरा काम क्या किया, दूसरा काम ये किया गया कि जो गवर्नर जनरल जो थे यहाँ, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसकी 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद थी। कार्यकारिणी परिषद का मतलब ये होता है उसके काम में सहयोग करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ने के लिए यहाँ भेजा गया, तो 2 लोग और आपके कामों में सहयोग करने के लिए भेजा गया है, जो कुछ लोग खाना बनाएंगे, कुछ लोग आपके नोट्स वोट जरूरत होगा तो तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये सहायक काम करने के लिए जो है एक कार्यकारिणी परिषद इसकी बनाई जाती थी, जिसको गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद कहा जाता था, ठीक है। तो 1773 में 4 सदस्य उसमें होते थे, अब इसमें घटा के 4 से 3 कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद कार्यकारिणी परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, ठीक है। तो ये चेंजेस किए गए, ठीक है। और तीसरा इसमें प्रावधान ये किया गया कि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लैंड होल्ड करती थी, लैंड एक्वायर्ड करती थी, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लैंड के नाम से जाना जाता था। अब इसमें कह दिया है कि नहीं, जो भी लैंड होल्ड होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उसको अब ब्रिटिश भारत की अधीन भूमि कहा जाएगा। समझ में आ रही बात है। तो तीसरा इसमें प्रपोजल ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा
अर्जित भूभाग, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अर्जित भूभाग को ब्रिटिश भारत के अधीन भूभाग के नाम से जाना जाए। ठीक है ना, ब्रिटिश भारत के अधीन भूभाग के नाम से जाना जाए। क्लियर है? तो इतने सारे प्रपोजल्स किसमें किए गए थे? पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है ना, 1784। तो इसको नोट कर लीजिए सभी। हो गया? तो यहां तक समझ में आ गया? ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे 1786 का एक्ट, 1786 का अधिनियम। आपने अभी देखा कि इसके पहले वाले एक्ट में क्या हो रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे उनकी कार्यकारिणी परिषद की संख्या कम कर दी गई, 4 से 3 कर दिया गया। ये कौन किया है? ब्रिटिश पार्लियामेंट की है। ठीक है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य कहाँ बैठे हैं? ब्रिटेन में बैठे। और भारत और ब्रिटेन के बीच की दूरी 8000 किलोमीटर, छोटी मोटी तो है नहीं। और संसाधन भी उतने नहीं थे कि आप आजकल तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठिए, सीधे हम वीडियो कॉलिंग और देश दुनिया की चीजें आ गई हैं जिसकी वजह से हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं। उस समय तो कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन वाली तकनीकी थी नहीं। तो धीरे धीरे अब वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट को समझ में आने लगा था कि हम लोग यहाँ बैठ करके ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि वहाँ गवर्नर जनरल जो है उसके कार्य में समस्याएं आ रही, क्योंकि उनका तो एक उद्देश्य था ना कि भारत पर और बड़ा शासन स्थापित किया जाए और भूभाग को जीता जाए, शासन और मजबूती से होल्ड किया जाए। एक तो इनका उद्देश्य ये था ही था। ठीक है ना, प्लस हमारे हाथ से भारत निकले ना, ये भी उद्देश्य था। तो दोनों इनके एक साथ उद्देश्य था, एक तो हमारे हाथ से भारत न निकले और दूसरा भारत में शासन का और विस्तार। ठीक है ना। तो इनको बहुत जल्दी समझ में आ गया। अब देखिए 84 का पीट्स इंडिया एक्ट है, 86 का अधिनियम। तो 86 का अधिनियम कोई अलग नहीं था, ये एक प्रकार से अमेंडमेंट के स्वरूप में लाया गया था, उसमें संशोधन के रूप में लाया गया था। ठीक है ना। अब जल्दी ही उनको ये बात समझ में आ गई कि गवर्नर जनरल के पावर को कम करना ठीक नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो गवर्नर है, या गवर्नर जनरल है जो भारत में बैठा है, जो वहां प्रत्यक्ष रूप से सारी चीजों को देख करके और डिसीजन ले रहा है, फिर काम कर रहा है। उसको यहां से बैठ के कंट्रोल करेंगे तो समस्या होगी। जैसे अभी आप देखिए कि अभी आज के डेट में थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं हैं उसमें कमी सुनाई दे, पत्थरबाजी की घटना में भी कमी आ गई। कमी क्या, लगभग पत्थरबाजी तो अब सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन पहले ये सब घटनाएं बहुत होती थी कि नहीं होती थी? ऐसा क्या कारण है कि उस समय सेना नहीं रोक पा रही थी, अभी रोक पा रही? उसका एक ही कारण है। पहले क्या था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उसमें यह प्रावधान था कि सेना प्रिवेंटिव कार्य तो करेगी, प्रिवेंटिव मतलब रोकेगी तो, लेकिन एग्रेसिव एक्शन मोड में जब तक दिल्ली से परमिशन नहीं जाएगा तब तक नहीं करेगी। ठीक है। तो क्या है, उधर से गोली आ रहा है, अब सेना रोकने का बस काम करे, जवाब दे ही नहीं रही। तो उनको लग रहा है कि अरे ये तो कमजोर है, चढ़ो चढ़ो।
तो मनोबल बढ़ता जा रहा था। अक्सर आए दिन घटनाएं होती थी। अब आपको वहां काम करना है तो दिल्ली फोन लगाएंगे कि ऐसी ऐसी घटना है, क्या मैं ऐसा काम करूं? अब दिल्ली वाले कहेंगे नहीं नहीं रुक जाओ, अभी थोड़ा मीटिंग हम बना लें। तो मीटिंग करेंगे, 4 दिन में मीटिंग होगा, रेजोल्यूशन पास होगा, फिर निर्णय लिया जाएगा, फिर जाएगा, तब तक हफ्ता दिन निकल गए। अब हफ्ता दिन में घटनाएं कितनी हो जाती थी, तमाम सैनिक मारे जाते थे, इधर उधर बम ब्लास्ट होते थे, पत्थरबाजी की घटनाएं बहुत सारी हो जाती थी। मोदी सरकार ने एक ही चेंजेस किया, कहा नहीं अब आपको यहाँ फोन लगाने की जरूरत नहीं, ऑन स्पॉट आप सिचुएशन को देख के डिसीजन आपको फ्री हैंड कर दिया। जब फ्री हैंड कर दिया गया तो सेना की कार्यकुशलता में वृद्धि हो गई। अब वही सेना, वही हथियार, वही सारी चीज, बस थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हुई, उनको ज्यादा अधिकार दे दिया गया, डिसीजन का अधिकार दे दिया गया कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग निर्णय आप खुद लेकर के एक्शन लो। देखिए सारी चीजें कम हो गई। यही चीज यहाँ दिखता है, ठीक है ना, कि पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट से सारा कंट्रोल होता था कि नहीं 4 सदस्य नहीं रहेंगे, उसको घटा के 3 कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन 2 ही साल में उनको समझ में आ गया कि इन सारी नीतियों से वहां की कार्यक्षमता क्या हो रही, प्रभावित हो रही। तब इसके माध्यम से फ्री हैंड किया जाता है। ये अमेंडमेंट एक्ट था, ये मेन एक्ट नहीं, फ्री हैंड किया जाता। फ्री हैंड में क्या किया गया कि अब जो गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल को 2 राइट्स दिए। एक तो राइट्स ये दिया गया कि विशेष परिस्थिति में कार्यकारिणी परिषद के निर्णय को रद्द करके अपना निर्णय लागू कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले कार्यकारिणी परिषद के बहुमत से काम करना था, अब नहीं, बहुमत गया भांड। अगर गवर्नर जनरल को लग रहा है कि नहीं ये काम ठीक है तो उसको रद्द करके अपना निर्णय लागू कर सकता है। और दूसरा ये है कि जो मेन सेनापति थे, प्रधान सेनापति, उसकी भी शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई। अब गवर्नर जनरल सेना को आदेश दे सकता है कि जाओ एक्शन लो, आक्रमण करो, न करो, जो यहाँ रह करके, ठीक है। तो ये दोनों शक्तियां जब गवर्नर जनरल के अधीन आ गई तो गवर्नर जनरल काफी पावरफुल हो गया, और ये दोनों शक्तियां पाने वाला पहला गवर्नर जनरल जो था भारत का, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए इसमें 2 ही मात्र बातें। पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि गवर्नर जनरल विशेष परिस्थिति में कार्यकारिणी परिषद के निर्णय को रद्द कर अपना निर्णय लागू कर सकता था, ठीक है ना। गवर्नर जनरल विशेष परिस्थिति में कार्यकारिणी परिषद के निर्णय को रद्द करके अपना निर्णय लागू कर सकता था, ठीक है। और दूसरा ये दिया गया कि अब प्रधान सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में समाहित कर दी गई। प्रधान सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल समाहित कर दी गई, ठीक है। ये दोनों अधिकार पाने वाला जो पहला गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। क्लियर है, दोनों अधिकार पाने वाला पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर है, ये दोनों राइट्स पाने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस।
कार्नवालिस, कार्नवालिस। हो गया ना? तो ये बातें समझ में आ गई यहाँ तक? यहाँ तक में कोई दिक्कत? ठीक है ना? आराम से थोड़ा सा घर पे क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कल की जो क्लास होगी तो थोड़ा सा 10 मिनट पहले एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है ना? ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, 10 मिनट से ज़्यादा क्या ही लगेगा। और फिर आगे हम इस चीज़ को कनेक्ट करके कल ले चलेंगे। ठीक है ना? इसके बाद जो दूसरी क्लास है वो, ठीक।